बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वाइवा क्वेश्चंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग वाइवा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं स्पीडली। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट क्या होता है? पहली बात, कॉपर कहाँ से बिलोंग करता है? कॉपर नॉन मेटालिक इरिटेंट वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आपने जाना है नॉन मेटालिक इरिटेंट वाली कैटेगरी के अंदर। और कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, इसकी पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपने जाना है ट्रीटमेंट की तरफ। ओके, ट्रीटमेंट। ओके, तो उसका ऑन द सेम लाइन एज फॉर क्रोनिक। तो आपको पता है कि जो कॉपर की पॉइजनिंग होती है, कॉपर को पॉइजनिंग करने के लिए आप चिलेटर एजेंट यूज़ करते हो। जो चिलेटर एजेंट कॉपर के लिए यूज़ होता है वो होता है डाइमर कैप्रोल, ठीक है, ईडीए वगैरह। पेनिसिलिन तो सबसे फेवरेट है, तो पेनिसिलिन का आपने नाम लेना है। आपको पता है कि कॉपर की अगर डेपोजिशन हो जाती है तो फिर हीमाक्रोमाटोसिस वगैरह, ब्रोंज डायबिटीज ये भी देखने को मिल सकती है कॉपर के केस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज क्रिस्टन सिंग, ठीक है, क्रिस्टन सिंग किस में है? शुरू वाले में ऑक्सैलिक एसिड या कार्बोलिक एसिड, आई थिंक इन दोनों में से किसी एक से बिलोंग करती है ये चीज़, क्रिस्टोनिन सिंग। ठीक है, कि एक बंदे ने कहा था कि ऑक्सैलिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, तो इसकी फेमस लाइन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा कि अगर कोई बंदा आफ्टर स्वेलिंग अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्या किसी ने कि किस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को निगल लिया है और उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है और उस निगलने के बाद उसको वॉमिटिंग हो रही है, स्टमक में पेन हो रहा है, पल्स फीवर हो गई है, कोल्ड स्वेट है, कोलैप्स हो गया और एक ही घंटे के अंदर मर गया है, तो कोई भी ऑक्सैलिक एसिड के अलावा कोई पॉइजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग को इंडिकेट करने के लिए क्रिस्टोनियन सेइंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते गए हम साइन एंड सिम्टम ऑफ कार्बोलिक एसिड, फिनोल। आपको पता है कि फिनोल डिटोल के अंदर, लाइसोल के अंदर होता है। तो साइन सिम्टम क्या होती है? डिपेंडिंग अपॉन इसने किस तरह से लिया। लोकल एक्शन है स्किन के ऊपर, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर, जीआईटी के अंदर, रिमोट एक्शन सीवीएस के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ओक्रोनोसिस। हमारी बॉडी के अंदर फिनोल की ऑक्सीडेशन होती है बाई हाइड्रोक्स, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिखना चाहिए था, हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटिकोल। ठीक है, और ये सब्सटेंस लेंस की डीकलराइजेशन करवा देती है, क्योंकि जो फिनोल की पार्शियल ऑक्सीडेज फॉर्म होती है वो लेंस के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगी, लेंस की और कार्टिलेज की डिस्कलरेशन करवा देगी। इस कंडीशन को बोलते हैं ओक्रोनोसिस। ठीक है, ओके। और जो यूरिन के अंदर कार्बोलिक एसिड होता है, जिसको कार्बोल यूरिया बोलते हैं, उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो टेस्ट कौन सा है? फेरिक क्लोराइड वाला टेस्ट होता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्शन की। स्किन के ऊपर प्रोटीन की कोआगुलेशन करवा देगा कार्बोलिक एसिड। ठीक है, नेक्रोसिस, स्लॉपिंग ऑफ टिश्यू, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर क्रोयन वगैरह, क्योंकि क्रॉसिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, हॉट बर्निंग पेन ओरल कैविटी से लेकर स्टोमक तक होगा, स्वेलिंग, स्पीच और थर्स्ट सब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। रिमोट एक्शन के अंदर सीवीएस के ऊपर जो पल्स होगी वो कोल्ड क्लाइमी होती है, रैपिड होती है, पीपल कॉन्ट्रैक्टेड और पिन पॉइंट फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसके अलावा शॉक हो जाएगा। नर्वस सिस्टम के अंदर गिडीनेस है, डिलीरियम है, कोमा है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर डिलेड डेथ देखने को मिल सकती है, मे बी ओलिगोयूरिया और दूसरी चीज़ें वगैरह। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज क्रोनिक लाइट पॉइजनिंग। तो क्रोनिक लाइट पॉइजनिंग का दूसरा नाम है फ्लम्बिज्म, या इसको सैटर्निज्म भी बोलते हैं, या फिर सैटर्निन पॉइजनिंग बोलते हैं। पहली बात कि लाइट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? लाइट बिलोंग करता है नॉन मेटालिक इरिटेंट से बिलोंग करता है। तो उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं? फेशियल पैलर है, एनीमिया है, एनीमिया, फूड, ब्लड लाइन, तीन मेजर चीज़ें तो आपने याद रखनी है। इसके अलावा कोली कॉन्स्टिपेशन, पैरालिसिस, एंसेफेलोपैथी, रीनोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर मैनिफेस्टेशंस और जनरल सिम्पटम्स। ऐसे आप मेन हेडिंग को याद रखना। दोबारा बता देता हूँ, उल्टे से जनरली सिम्पटम होते हैं जैसे मेटालिक टेस्ट होता है, माउथ की तरफ फूल ब्रेथ होती है, वर्टिगो होता है, हेडेक होता है, रिप्रोडक्टिव मैनिफेस्टेशंस है, रीनोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस है, एंसेफेलोपैथी है, पैरालिसिस है, कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्लड लाइन होती है, फेशियल पैलर होता है और एनीमिया विद पंक्टेड बेसोफिलिया। तो ये क्रोनिक लाइट पॉइजनिंग को, प्लम्बिज्म को या सैटर्निज्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फास्फोरस और इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग है। तो फास्फोरस की दो टाइप होती है, रेड और व्हाइट फास्फोरस होता है। वैसे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी। ये बिलोंग करता है किस कैटेगरी से? अच्छा सॉरी, जो कॉपर, लेड, ये सारी मेटालिक कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो कि फास्फोरस नॉन मेटालिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। रेड और व्हाइट फास्फोरस में फ़र्क क्या होता है? जो वैसे इसका फ़र्क हम टेबल से भी देख सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जब भी इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ से ये रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस में क्या फ़र्क होता है? पहला तो फ़र्क होगा कलर का, कि वाइट येलो और रेड होता है। अपीयरेंस को देखें तो वो क्रिस्टलाइन वैक्सी है, जबकि अमॉर्फस होता है। सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है रेड वाला। गार्लिकी टेस्ट होता है वाइट का, जबकि रेड होता है ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है। लुमिनेसेंस, ये डार्क के अंदर वाइट फास्फोरस लुमिनस होता है, लेकिन रेड वाला नहीं होता। ये इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल नहीं होता। ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक नहीं होता। ये फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल होती है, जबकि मैच बॉक्स के साइड्स के ऊपर जाकर इस्तेमाल होती है। सब चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव आ रही है, उसके अंदर नेगेटिव आ रही है। तो आपने वाइट फास्फोरस को डोमिनेट
एलिमिनेट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, सॉल्युबिलिटी, टेस्ट, लुमिनिसेंस है, इन्फ्लेमेबल है और टॉक्सिसिटी वगैरह और यूजेस वगैरह की इसके अंदर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द, नहीं यहाँ पे ये भी तो लिखा हुआ है कि इट्स क्रॉनिक पॉइजनिंग के बारे में कहा है, साइंस ऑफ क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन होता है फास्फोरस का, यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तो वहाँ पे इसका फोसीजा को आपने कभी नहीं बोलना, फोसीजा, फास्फोरस से वर्ड निकला हुआ है। ठीक हो गया। जो फास्फोरस के फ्यूम्स होते हैं वो हमारे ऐसे टीथ जो डिके हुए पड़े होते हैं और जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, और जो सिम्पटम होते हैं वो दांत का दर्द हो सकता है, जाके की स्वेलिंग हो सकती है, टीथ की लूजनिंग है, उसकी नेक्रोसिस हो सकती है गम्स की। ओके, और बोन्स की सेक्वेस्ट्रेशन भी हो सकती है। इस कंडीशन को बोलते हैं फोर्सिजा। असल में ये होता है कि जो जा बोन होती है, ठीक है, जा बोन होती है उसकी ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि बोन की इन्फ्लेमेशन उसको ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं, और मल्टीपल साइनसेस डिस्चार्ज करी होती है, फुल स्मेलिंग पस। ठीक है, वीकनेस, वेट लॉस वगैरह ये सारे क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर। लेकिन आपने एक बात नहीं भूलनी, वो है कि क्रॉनिक पॉइजनिंग के केस के अंदर फोसीजा हो जाएगा, फोसीजा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट आर द कॉमन होमिसाइडल और सुसाइडल पॉइजनिंग, ये जनरल के अंदर आता है। व्हाट आर द टॉक्सिक फाइंडिंग इरिटेंट्स, ये भी वैसे जनरल के अंदर आ जाता है टॉक्सिक फाइंडिंग, तो मैं इसको यहाँ पे भी कंटिन्यू नहीं कर रहा। ठीक है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक पॉइजनिंग, स्नेक की पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? आपको बताया कि जो स्नेक्स होते हैं तीन कैटेगरी के होती है पॉइजनस स्नेक्स, एलापिड्स है, वाइपर्स है, और क्या होते हैं तीसरा होते हैं मायोटॉक्सिक वाले, जिसमें कराट्स आ जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक है, वेस्कुलोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक होते हैं। मायोटॉक्सिक के अंदर ट्रू सी स्नेक और सी कराट आ जाते हैं, जबकि वेस्कुलोटॉक्सिक के अंदर वाइपर्स के अंदर SRNP आ जाती है, मिमोनिक था, और न्यूरोटॉक्सिक के अंदर लैपिड्स का C2K2C से कोबरा, कोरल, ओके और किंग कोबरा एंड कराट आ जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट अगर आप यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आता है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन के टाइम का लैप्स कितना है, कि कितना देर होगी इंजेक्शन किए हुए। सबसे पहले आपने मेडिकल एड सेंटर की तरफ विक्टिम को शिफ्ट करना है, उसकी एंजाइटी को, फ्राइड को, खौफ को खत्म कर देना है, इमोबिलाइजेशन करनी है, और टॉर्निकेट अप्लाई करना है, उसको वुंड को क्लीन करना है। ठीक है, एमिटिन की इंजेक्शन करनी है, और आपने क्या करना है इंसिजन या सक्शन अप्लाई करनी है साइड के ऊपर, और फाइनली क्या करना है पोजीशन ऑफ इफेक्टेड लिम्ब के उसको हार्ट के से ऊपर की तरफ लेके जाना, कि अगर हार्ट से नीचे चला गया तो ये और बॉडी की तरफ फैल सकता होता है। फिर आपने एंटी विनम इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंटी वेनम इसकी डोसेज को आप नोट कर लो, 70 kg होती है। 20 ml एंटी विनम है, एंटी वेनिन लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा 20 ml जाती है इंट्रामस्कुलर, 20 ml जाती है इंट्रावीनस, यानी ठीक है पहले टॉपिकली, दूसरा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। ठीक हो गया, और आपने ये करना है कि अगर उसके दूसरी जगह पे ना फैले तो आपने प्रिवेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ एंटीडोट वगैरह अप्लाई करनी है, जैसे नियोस्टिकबिन होता है, ट्रोपिन होता है, लैपिड स्नेक बाइट में क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक होती है, हेपरिन और फिब्रिनोजन प्रोवाइड करने हैं वाइपर के केस में क्योंकि ये क्या होती है वेस्कुलोटॉक्सिक होती है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो इसका डिफरेंस मैं आपको पहले कवर करा चुका हूँ, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो ये वाला टेबल आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आप देख लेना। हेड का स्केल है, हेड है, फिर फैंक्स पे जाना, प्यूपिल पे जाना, फिर बेली स्केल्स में जाना, फिर स्केल एंडल प्लेट से डिस्टल होती है, टेल पे जाना, फिर उसकी हैबिट्स को देखना और बाइट मार्क्स को देखना है। ठीक है, तो तरतीब से लेकर चलना, हेड से लेकर टेल तक आपने एक्सटेंड करना है। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस आपको पहले बता चुका हूँ, इसको नोट कर लेना या इसकी तस्वीर ले लेना, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं इस जगह पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल एंड ट्रू ब्रूस, ये यहाँ से टॉक्सिकोलॉजी के अंदर बिलोंग नहीं करता। इसके बाद है व्हाट आर पोस्टमार्टम अपीयरेंस इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, की कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर चेरी रेड म्यूकोसा देखने को मिलेगा, चेरी रेड म्यूकोसा। ठीक है, तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर एक्सटर्नली आपको देखने को मिलेगा पोस्टमार्टम लिविडिटी में आपको चेरी रेड म्यूकुला या म्यूकोसा देखने को मिलेगा। एनॉक्सिक ब्लैबिंग देखने को मिलती है स्किन के ऊपर, स्पेसिफिकली वो एरियाज जो ग्राउंड से फ्रिक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्जिला वाले या फीट होते हैं। इंटरनली जो विसराज होकर चेरी रेड होती है, सीरियस एफियन देखने को मिलती है, कंजेशन, पेटिशियल हैमरेज वगैरह, पल्मोनरी एडीमा, ब्रोंकोनिमोनिया और नेक्रोसिस एंड कैपेसिटेशन ऑफ या कैपिटेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया भी देखने को मिलती है। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। आगे विच पॉइजन इज कॉल्ड मीठा जहर, मीठा बश इज कॉल्ड एकोनाइट, कार्डिक पॉइजनिंग होती है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोटीन, निकोटीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपको बताया कि कोई भी पॉइजन आ जाए तो आपने ये देखना है कि किस कैटेगरी के अंदर फिट बैठता है। तो निकोटीन आता है कार्डिक पॉइजन के अंदर। एक्टिव प्रिंसिपल में निकोटीन और लोबुलिन आ जाते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा, तो निकोटीन सबसे पहले ऑटोनोमिक गैंग्लिया को, लेकिन बाद में आके ऑटोनोमिक गैंग्लिया की पैरालिसिस करवाना शुरू कर देता है। शुरू में स्टिमुलेटरी और बाद में इनहिबिटरी वगैरह। यूजेस क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी और सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, रिंग वॉर्म और दूसरी एलिमेंट के लिए क्विक रेमेडी है। इसके अलावा पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसकी भी एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि जो मोस्ट ऑफ द पॉइजनिंग होती है वो एक्सीडेंटल होती है, और इसके अलावा मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ एडिक्शन भी है निकोटीन। ठीक है, आपको पता ना कि टोबैको स्मोक के अंदर निकोटीन होती है। ओके, हम यहाँ पे थे।
आगे है व्हाट इज कार्बोल यूरिया। कार्बोल यूरिया आपको पता है कि कार्बोलिक एसिड का यूरिन के अंदर आ जाना, फिनॉल का यूरिन के अंदर आ जाना, ये कार्बोलिक एसिड के अंदर। और वंस अगेन कार्बोलिक एसिड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? कार्बोलिक एसिड बिलोंग करता है ऑर्गेनिक एसिड वाली कैटेगरी के अंदर। ठीक हो गया, कार्बोल यूरिया यूरिन के अंदर कार्बोलिक एसिड का आना। ओके, ओओक्रोनोसिस ये भी आपको फिनॉल के केस में देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो डिटेक्शन ऑफ ये यूरिन कैसे पता चलाते हैं, हम एक फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, अगर कार्बोलिक एसिड मौजूद होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ब्रोमीन वाटर ऐड कर देगा तो फिर ट्राई ब्रोम फिनॉल के प्रेसिपिटेट बनना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ऐसा फिनॉल, ऐसा यूरिन जिसके अंदर फिनॉल होगा वो फैलिंग और बेनेडिक सोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकता था। तो तीन चीज़ें होती है जिससे आप यूरिन के अंदर फिनॉल को डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला फेरिक क्लोराइड को ऐड करोगे ब्लू रंग आ जाएगा, ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे तो आपको ट्राइब्रोमोफिनॉल के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, या आप बेनेडिक सोल्यूशन ऐड करोगे तो, या फैलिंग सोल्यूशन, तो उनकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज हैदराबादी गोली। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ हैदराबादी गोली क्या होती है प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो कोई बात नहीं, ये आता है न्यूरोटिक पॉइजन के अंदर, जो हमारा कैनबिस इंडिका, हमारा कैनबिस इंडिका। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इस जगह के ऊपर न्यूरोटिक्स में। ओके, सॉरी, ये न्यूरोटिक से बिलोंग नहीं करता बल्कि प्लांट इरिटेंट से बिलोंग करता है। बल्कि कैप्सिकम जो चिलीज़ होती है उनको क्या बोलते हैं? हैदराबादी। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर चिलीज़ को जो मिर्चा इस्तेमाल करती थी ताकि जो हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको टॉर्चर किया जा सके, या कोई दूसरे बंदे हैं उनको टॉर्चर किया जा सके। ठीक है, तो उसको हैदराबादी गोली किसको बोलते हैं? कैप्सिकम को बोलते हैं, चिलीज़ वगैरह को बोलते हैं, न्यूरोटिक को नहीं बोलते। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मार्किंग नट्स? मार्किंग नट के क्या यूजेस होते हैं और मार्किंग नट्स किस तरह से ब्लिस्टरिंग प्रोड्यूस करता है? इन दोनों को बताने से पहले ओक्रोनोसिस का आपको बता दें तो ओक्रोनोसिस किस केस में देखने को मिलता है? फिनॉल वाले केस के अंदर देखने को मिलता है। ओके, फिनॉल वाले केस के अंदर ये वाला ओक्रोनोसिस की हमारी बॉडी के अंदर फिनॉल की ऑक्सीडेशन करवाने वाले पायरोकेटिकोल और हाइड्रोक्विनोन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लेंस के और कार्टिलेज की डिस्कलरेशन हो जाएगी या डिकलराइजेशन हो जाएगी। इस कंडीशन को ओक्रोनोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? मार्किंग नट्स की। तो जो मार्किंग नट्स हैं ये बिलोंग करते हैं प्लांट इरिटेंट वाली कैटेगरी से। ठीक हो गया, तो प्लांट इरिटेंट में से हम सेमी कार्पस एनर्जियम, यस, इस कैटेगरी में जो ये है मार्किंग नट। अब आपने ढूंढना कि मार्किंग नट्स लिखे हुए किस जगह के ऊपर है। ठीक है, सेमी कार्पस एनर्जियम वाली में तो मार्किंग नट्स कहती है। अगर पोस्टमार्टम फाइंडिंग अगर देखें तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, जीआईटी के और स्किन के, वहाँ पे वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और हम दोबारा से गौर से पढ़ते हैं तो जो सेमी कार्पस एनाकार्डियम है, इसका दूसरा नाम है मार्किंग नट। ठीक है, तो मार्किंग नट या उसको बिलवान बोलते हैं। ठीक है, बिलवान क्या अजीब अजीब नाम है इसके। तो क्या पूछा था सवाल के अंदर कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मार्किंग नट्स के क्या यूजेस होते हैं? ठीक है, कहती है कि जो क्वैक थे वो क्वैक यूज़ करते थे साइफिलस के तौर पर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वाशरमैन यूज़ करते थे मार्किंग इंक के तौर पर। ठीक है, जो मार्किंग इंक थी उसको उड़ाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल ब्रूजेस हैं उसको प्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रिमिनल अबॉर्शन को इंड्यूस कर देते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑन अबॉर्शन। ठीक है, विट्रियोलेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्वैक भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूजेस हो जाएगी मार्किंग नट्स के। पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी और स्किन, वहाँ पर भी वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ डज मार्किंग नट्स प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो आपने मैकेनिज्म बताना कि जब मार्किंग नट्स को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इरिटेशन हो जाती है और पेनफुल ब्लिस्टर रेज होना शुरू हो जाते हैं। उन पेनफुल ब्लिस्टर के अंदर एक्यूरेट सीरम होता है। ठीक है, जिसमें एक्जिमेटस जो वाइटिश इरप्शन देखने को मिलती है, जिसके साथ वो कॉन्टैक्ट करता है वहाँ पर ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। और ये ब्लिस्टर किसको रिजेंबल करते हैं? ब्रूज को रिजेंबल करते हैं। तो फिर आर्टिफिशियल ब्रूज को क्रिएट करने वाला जो यूज़ करते हैं वो है मार्किंग नट या सेमी कार्पस एनाकार्डियम। ठीक है, जो कि प्लांट इरिटेंट से बिलोंग करता है। और प्लांट इरिटेंट बार बार बोले जा रहा हूँ मैं, ऐसे वेजिटेबल इरिटेंट बोलना चाहिए था। इसके बाद आर्बस बैक्टीरिया से ये रत्ती होता है। नेक्स्ट है एर्गट है। और कौन से वेजिटेबल इरिटेंट है? कैप्सिकम है, कैस्टर ऑयल है, क्रोटोन टिंगलियम है, मादर है, कोलाट्रोपिस वगैरह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन ओक्रोनोसिस हो गया। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ धतूरा ऑन द बॉडी? धतूरा को आप दूसरे नाम से याद रख सकते हो, वो है एट्रोपिन। ठीक है, और धतूरा का एंटीडोट क्या होता है? एट्रोपिन का एंटीडोट होता है फाइजोस्टिग्बीन। और इफेक्ट ऑफ धतूरा ऑन द बॉडी तो हमें जाना पड़ेगा धतूरा के अंदर। धतूरा बिलोंग करता है न्यूरोटिक वाली कैटेगरी से। ठीक है, न्यूरोटिक वाली फिर इंसेक्टिसाइड के अंदर डीडीटी और ऑर्गेनोफॉस्फेट आते हैं, हर्बिसाइड के अंदर पैराक्वेट आते हैं, एनाल्जेसिक के अंदर एस्पिरिन पैरासेटामोल आ जाते हैं। ओके, आगे एस्फिक्सियन के अंदर H2S वार गैसेस और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं। निकोटीन, ओलियंडर, एकोनाइट और डिजिटालिस ये कार्डिक पॉइजन की तरह आ जाती है। पता नहीं मैं क्या क्या पढ़े जा रहा हूँ।
तो हमने जाना है किसकी तरफ, धतूरा की तरफ। तो धतूरा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, धतूरा बिलोंग करता है न्यूरोटिक वाली कैटेगरी से, और ये वाली न्यूरोटिक ही चल रहेगा। कैनबिस इंडिका ये भी न्यूरोटिक है, ओपियाइड्स ये भी न्यूरोटिक है, मॉर्फिन भी न्यूरोटिक है, कोकेन भी न्यूरोटिक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट बारबिचुरेट भी न्यूरोटिक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट न्यूरोटिक नहीं है। धतूरा, धतूरा के दो प्लांट्स होते हैं, धतूरा अल्बा, धतूरा नाइग्रा। धतूरा अल्बा के व्हाइट और धतूरा नाइग्रा के पर्पल कलर होते हैं। ये स्टूपेफाइंग एजेंट है, तो ये चोरी चकारी वगैरह करने में, किसी की किडनैपिंग करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको रोड पॉइजन भी बोलती है धतूरा को, ठीक है। अब धतूरा का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या होता है, धतूराइन होता है। धतूराइन के अंदर अल्कलॉइड्स होते हैं। कौन कौन से अल्कलॉइड, हायोसिन है, हायोसियामीन और एयरट्रॉपिन के ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये एसिटाइलकोलिन के कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। हायर डोज के अंदर नॉर्मली ये हायर सेंटर के स्टिमुलेशन करवा देते हैं और मोटर सेंटर के भी, लेकिन बार बार इसके बाद वो लेटर फेज के अंदर डिप्रेशन करवा देगी, और अगर मेडुला के रेस्पिरेटरी सेंटर की डिप्रेशन होगी तो फिर डेथ भी हो सकती है। इसका जो पॉइजनिंग थी, इसकी पॉइजनिंग को याद रखने के लिए क्या था, ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, ब्लाइंड एज अ बाइट, हॉट एज अ हेयर एंड मैड एज अ वेट हैंड, ठीक है। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी को याद करने के लिए म्यूमोनिक था। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ धतूरा ऑन द बॉडी, तो धतूरा के जो इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सारे डी लिखे हुए हैं, सारे के सारे डी हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिस्फेजिया, डायलेटेड प्यूपल, डिप्लोपिया, ड्राई स्किन, डिलीरियम, ड्राउजीनेस, डिसआर्थरिया, ड्रेडफुल हैलुसिनेशन एंड ड्रंकन गैट, ठीक है। और ये निमोनिक वगैरह भी आप याद रख सकते हो। एंटीडोट ऑफ धतूरा क्या है, धतूरा का एंटीडोट क्या होता है, तो एंटीडोट इसका होता है फाइसोस्टिकबिन और पाइलोकार्पिन दिया जाता है, लेकिन फाइसोस्टिकबिन वैसे पाइलोकार्पिन ज़्यादा फेवरेट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाउ कैन यू डायग्नोस अ पॉइजन बाय एग्जामिनिंग द ओरल कैविटी, ये जनरल टॉक्सिकोलॉजी से। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एमएसिस, ये भी। तो नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है, व्हाट आर द टेनिक एसिड टेस्ट, ये भी जनरल से बिलोंग करता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डीडीटी एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो मैं इस क्वेश्चन की तरफ 240 वाले, तो इसके ट्रीटमेंट क्या होता है डीडीटी और ऑर्गेनोफॉस्फेट का। तो आपको पहले बता दूं डीडीटी और ऑर्गेनोफॉस्फेट वाली किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। डीडीटी और ऑर्गेनोफॉस्फेट ये बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इंसेक्टिसाइड वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है और इसके साथ ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट का। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के ट्रीटमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, डीकंटामिनेशन, एयरवे मेंटेनेंस, तीसरा यूज ऑफ एंटीडोट, चौथा कोलिनेस्पेस रिएक्टिवेटर, और पांचवा जनरल मैनेजमेंट। एंटीडोट तो आपको पता है कि एट्रोपिन 2 मिलीग्राम हर 15 मिनट के बाद इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस उस वक्त तक देते रहेंगे जब तक पल्स रेट उसका 70 पर मिनट से ज़्यादा ना हो जाए। कोलिनेस्पेस रिएक्टिवेटर के अंदर पैलेटॉक्सिन में बैलेटॉक्सिन आ जाती है। डीकंटामिनेशन के अंदर विक्टिम जहाँ पे बेहोश हुआ तो वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। एयरवे को मेंटेन करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डीडीटी का क्या ट्रीटमेंट होगा, डीडीटी के लिए ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर पॉइजन इंजेस्ट कर लिया तो फिर गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। स्किन की कंटामिनेशन में सोप से वाटर से करेंगे। बारबिचुरेट और डायज़ेपिन एडमिनिस्टर करेंगे इन केस ऑफ मसल ट्विचिंग एंड ट्रेमर, क्योंकि बारबिचुरेट और बेंजोडायज़ेपिन ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक लेड पॉइजनिंग। तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग जिसको प्लम्बिज्म, सेटोराइन पॉइजनिंग या सेटोनिज्म बोलते हैं, इसके आपको फेशियल पैलर है, पंक्टिएट बेसोफिलिया विद एनीमिया है, और आपको क्या देखने को मिलती है, लेड लाइन देखने को मिलती है, ओके। तो लेड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मेटालिक इरिटेंट वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओके। तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग का क्या होता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर, तो आप डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक लेड पॉइजनिंग का तो सबसे पहले क्लिनिकली और लेबोरेटरी दोनों की बेस पे करते हैं। क्लिनिकली क्या देखेंगे, कोलिक वगैरह को देखेंगे, कोलिक यानी यूरिटर और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है, ब्लू ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी गम्स के ऊपर, पैरालिसिस एंड सेफलोपैथी है। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर आप 200 या 200 से ज़्यादा पंक्टिएट बेसोफिलिया देखने को मिलती है पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक हो गया। उसके अंदर आपको 0.25 मिलीग्राम ऑफ लेड पर लीटर ऑफ यूरिन, और उसके अंदर भी आपको यूरिन के अंदर पोरफायरिन देखने को मिलेगी, ओके, ठीक है। और बच्चों में लॉन्ग बोन्स होती है, उनके अंदर एक्सरे एग्जामिनेशन करें तो ट्रांसवर्स ओपेक बैंड्स देखने को मिलते हैं, और टेट्राइथाइल लेड पॉइजनिंग के केस के अंदर लीवर भी ओपेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो लेबोरेटरी के अंदर आपने क्या करना है, क्या देखना है, पंक्टिएट बेसोफिलिया 200 से ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, या यूरिन के अंदर 0.25 मिलीग्राम, तो इससे आपको क्रोनिक लेड पॉइजनिंग का डायग्नोसिस मिल जाएगा। डिफाइन पॉइजन है, स्टूपेफाइंग पॉइजनिंग, क्लासिकल नाम व्हाट आर द इंडिकेशन है, ये सारे वो बता रहे हैं पॉइजन, ये जनरल टॉक्सिकोलॉजी वाले से आती है, ठीक है। बस लास्ट वाला है व्हाट इज अ कोकेन बग है, कोकेन बग या कोकेनिज्म होते हैं, क्रोनिक केस के अंदर देखने को मिलती है। हशीश इंटॉक्सिकेशन के अंदर, इंसैनिटी के अंदर डिलीरियम हैलुसिनेशन हो जाती है, ये कैनाबिस इंडिका से बिलोंग करती है। साइन एंड सिम्टम और सल्फ्यूरिक एसिड इन सबको पहले कवर कर चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, शेबाज के वाइवा क्वेश्चंस को देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी रिवीजन हो जाती है। अभी तो हमने टॉक्सिकोलॉजी का कवर किया है, शायद में भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम रिमेनिंग जो फोरेंसिक मेडिसिन है उसकी भी स्टार्ट कर दें। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।